जितना कि आप जब खुद तैयारी करेंगे, खुद एनालाइज करेंगे, खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो क्या अननेसेसरी और क्या आपके लिए नेसेसरी है ये चीज़। हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स? मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और आप एकदम बिल्कुल नए हैं, आपको नहीं पता कैसे कहाँ से क्या पढ़ना है, या फिर आपके सेट प्रैक्टिस में नंबर आपके कांस्टेंट रह रहे हैं, नंबर इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे अपना सेट का जो नंबर है उसको इंक्रीज करें, तो ये वीडियो आपके लिए फ्रेंड्स। आप इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप अगर पढ़ेंगे तो आपके जो सेट प्रैक्टिस का जो नंबर है वो आपको इंक्रीज हो जाएगा। एंड सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लेंगे कि कहाँ से आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको एक सही अप्रोच और सही आइडिया मिल सके। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स कि मैंने ऑलरेडी बिहार दरोगा का तीन बार पीटी मेंस मैं निकाल चुकी हूँ। रही बात मेरी सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन मेरा हाइट इश्यू की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ फ्रेंड्स कि कहाँ से आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। फ्रेंड्स, मेहनत तो हर कोई करते हैं, तो क्या आपको लगता है हर किसी का रिजल्ट आता है? नहीं फ्रेंड्स, रिजल्ट के लिए बहुत चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए। पहली चीज़ कि आप एक सही डायरेक्शन में, सही गाइडलाइन में आप तैयारी करें। दूसरी चीज़ कि आप सही चीज़ को पढ़ें, सही रिसोर्सेस आपके पास हो। थर्ड थिंग कि आपका मेहनत के साथ आपका स्मार्ट वर्क भी चाहिए। एंड जो फोर्थ थिंग है वो है लक है। लक को हम डिनाई नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स लक तो मैटर करता ही करता है। अगर हम लक के भरोसे छोड़ देंगे कि लक होगा तो नौकरी हो जाएगी, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। ये चीज़ तो आप भी समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं क्यों हमारा प्रैक्टिस सेट में नंबर कम रह जाता है, या फिर जब हम नए होते हैं तो समझ में नहीं आता है क्या पढ़े क्या छोड़े। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लाइक आपको मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन से सेक्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि मॉडर्न हिस्ट्री आप शुरू से कैसे पढ़ सकते हो। जिनका एकदम नहीं आता है, जिनको मॉडर्न हिस्ट्री का ABCD भी नहीं आता है, वो भी वहाँ से आप देख सकते हैं एंड उसके बेस पे आप तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है, दूसरा जो सेक्टर है वो है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर भी बहुत बड़ा मेजर रोल अदा करता है आपको मेरिट लिस्ट तक पहुँचाने के लिए। तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत आपको सहूलियत होगी आपको तैयारी करने में। एंड जो थर्ड जो सेक्टर है वो है साइंस। साइंस से भी बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, खास करके बायो से आते हैं। उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है। अब इसमें हम बात करेंगे फ्रेंड्स ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज़ अ हर्डल। बहुत लोग को लगता है कि कैसे पढ़े क्या पढ़े, बहुत टेंशन लगता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही ईजी वे बताऊँगी जिसको आप फॉलो करके बहुत ही अच्छे से आपको ज्योग्राफी समझ में आने लगेगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आपको सच में आपको एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी मिल सके ज्योग्राफी के लिए। अगर फ्रेंड्स आप बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल अभी आपने तैयारी शुरू किया है, या फिर आपको ज्योग्राफी का बेसिक नहीं तैयार है, या फिर आपका एकेडमिक उतना अच्छा नहीं रहा है, देन आपको NCERT एक बार पढ़ लेना चाहिए, कम से कम 9th और 10th का। ऐसे तो आपको अगर टाइम हो तो 7th का भी पढ़ लेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। जो नॉलेज आपको NCERT देगा ना, जो थॉट आपको NCERT देगा ना, जो क्लियरिटी आपको NCERT देगा ना फ्रेंड्स, वो कोई नहीं दे सकता। ना मैं दे सकती हूँ, ना ही बड़े इंस्टीट्यूट दे सकते हैं। मैं अनुभव के आधार पर बता रही हूँ फ्रेंड्स। तो आपको वो पहले कर लेना है। अब आप कहेंगे कि उसमें से क्या पढ़ना है, तो उसको पढ़ने से पहले आपको क्या करना है कि 3 से 4 बार, ज़्यादा नहीं 3 से 4 बार आपको ज्योग्राफी के जो प्रीवियस ईयर है उसको आपको अच्छे से मतलब गो थ्रू कर लेना है। देख लीजिएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन सेक्टर से पूछे गए, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि जो दरोगा का जो फेवरेट टॉपिक है, नदियाँ हैं, पहाड़ है, मिट्टी है एंड जल संधि है। तो ये सारे टॉपिक्स हमेशा पूछे जाते हैं दरोगा में। तो आप इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए NCERT को कवर कीजिएगा और जो आपको ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट लगेंगे उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। जब आप ऐसा कर लेंगे ना, मतलब आप टारगेट रखिए कि आज मुझे मतलब 2 दिन में 3 दिन में मुझे 7th का ख़त्म करना है, फिर आगे 9th 10th का ख़त्म करना है। तो इस तरह से आप टारगेट रखेंगे तो आप कर लेंगे। जब आपका ये क्लियर हो जाए ना, तो फिर आप क्या करेंगे कि आपको लूसेंट पे आना है। ठीक है फ्रेंड्स, लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लूसेंट में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ना है।
अच्छे से पढ़ने का मतलब ये है कि आप जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे ना, तो आपको खुद दिमाग ये कहेगा कि लूसेंट में क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है। मैं बता दूं, उतना समझ में नहीं आएगा, कोई और टीचर से उतना समझ में नहीं आएगा जितना कि आप जब खुद तैयारी करेंगे, खुद एनालाइज करेंगे, खुद एक्सपीरियंस करेंगे, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि क्या लूसेंट में छोड़ना है और क्या पकड़ना है। लूसेंट में सब कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत सारे फैक्ट्स है, सब नहीं पढ़ने हैं, आपको वही पढ़ने जो एग्जाम में बार बार आता है, और वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट देखेंगे। जो थर्ड थिंग है वो है मैपिंग। मैपिंग बहुत ज़रूरी है। मैपिंग के लिए तो खैर कुछ कहना ही नहीं है, खान सर इज़ द बेस्ट। आप वहाँ से मैपिंग कर लेंगे, फ्री यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। आप लिखेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी मैपिंग बाय खान सर, वो आ जाएगा। आपको इंडिया का भी कर लेना है फ्रेंड्स, एंड वर्ल्ड का भी कर लेना है, ताकि आपको ये पता चल सके कहाँ पे कौन चीज़ें अवस्थित है, कौन सा देश कहाँ पे अवस्थित है, कौन सा हीरा का खान, कौन सा खनिज कहाँ पे अवस्थित है, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। मतलब मैपिंग करने से मैं बता दूँ, आपका 40% प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाता है। तो आप मैपिंग ज़रूर करेंगे। मैपिंग करने के बाद आपको क्या करना है, जो लास्ट स्टेप है ज्योग्राफी करने के लिए, वो है आपको घटना चक्र का। घटना चक्र में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन दिए गए हैं उसको अच्छे से बना लेना है। अच्छे से कहने का मेरा मतलब ये होता है कि ध्यान से बनाएंगे, ताकि जब वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो हम उसे एलिमिनेट कर सके, उसे हम बना सके। इस तरह से ध्यान दे के, इस तरह से कंसंट्रेट करके उस पेपर को टैकल करना, उस पेपर को अटेम्प्ट करना है। साथ ही साथ अटेम्प्ट करने के साथ आपको क्या करना है कि उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिए हुए रहते हैं उसको भी अच्छे से पढ़ना है। मैं यहाँ घटना चक्र में वो नहीं बताऊँगी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक दिए हुए रहते हैं हर टॉपिक के आगे, उसको मत पढ़िएगा, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस जो क्वेश्चन है और जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो आपको पढ़ लेने हैं। इससे आपको मतलब यहाँ पे आप अगर इतना कर लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपका समझिए आपका मतलब 95% चीज़ें डन हो जाती है। अब रही बात 5% आपके प्रैक्टिस सेट, जो कमाल करेगी वो प्रैक्टिस सेट कमाल करेगी, जो कमाल करेगा, जो आप में निखार लाएगा, वो लाएगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इतना तो आपको करना ही है। साथ साथ में आपको पैरेलली क्या करना है कि एक सेट या तो प्रीवियस ईयर होना चाहिए या तो मॉक टेस्ट होना चाहिए। दोनों में से कोई आप पर डे एक सेट लगाएं। इस सेट लगाने का बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको ये मालूम चलेगा फ्रेंड्स कि आप अपने एग्ज़ाम के दौरान आपको क्या छोड़ना है और किन चीज़ों को पकड़ना है, क्या अननेसेसरी है और क्या आपके लिए नेसेसरी है। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस सेट ही बताएगी, ये चीज़ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बताएगा। और दूसरी बड़ी सबसे फ़ायदा है प्रैक्टिस सेट लगाने का कि आपको वो मोटिवेट करते रहता है। जब आपके नंबर्स कम आएंगे ना, तो आप खुद अंदर से मोटिवेट होंगे कि मुझे और अभी तैयार करना है, और अभी तैयारी करनी है, और मुझे एफर्ट लगाने हैं। जब आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आप कहाँ लाइक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना आप पीछे हैं, कितना आप आगे हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही में प्रैक्टिस सेट लगाने से ये होता है फ्रेंड्स, कि जब आप तैयारी करेंगे ना, और वो चीज़ जब उस प्रैक्टिस सेट में आएगी, उस मॉक टेस्ट में आएगा ना, तो जब वो सही हो जाएगा ना, तो आपका अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है, वो सार्थक है। ऐसे ही अगर हम आगे कंटिन्यू मेहनत को रखें तो मे बी हम 80-85 तक के स्कोर को अचीव कर सकते हैं। और मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि सिर्फ पीटी निकालने से रिजल्ट नहीं होता है, सिर्फ मेंस निकालने से रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट होता है आपका नाम मेरिट लिस्ट में आना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ कि आपको उतना का टारगेट लेके चलना है, आपको 80+ का टारगेट लेके चलना है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप मेरिट लिस्ट में तभी आ पाएंगे जब आपका नंबर जो है वो आपके मेंस से 5 या 7 नंबर ज़्यादा हो। ये मैं आपको बिल्कुल नहीं डरा रही हूँ, मत सोचना कि आप डरा रही हैं, नहीं। मैं जो रियलिटी है, जो हकीकत है, बाद में पता चलने से बेहतर है कि आप अभी से जान लें और उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करें। इसलिए मैं बता रही हूँ, सिर्फ पेटी निकालने से रिजल्ट नहीं होता है। और जब नहीं होता है ना, जब आप छटते हैं ना मेरिट लिस्ट में, बहुत बहुत दर्द होता है। दर्द इतना होता है कि समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या हो रहा है, और दर्द बहुत होता है।
तो इसलिए मैं आपको अनुभव साझा कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको अच्छे से पढ़ना है। ये जो 2 मंथ्स का समय बचा है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, आपको अच्छे से जी जान लगानी है। अगर आप ज्योग्राफी में इतना कर लेते हैं, इतना करने के बाद तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत है। आपका ज्योग्राफी डन है। अगर मैं इसे समराइज करूं तो पहले आपको बेसिक करना है एनसीईआरटी से, देन आपको आना है लूसेंट पे। लूसेंट पे आपको वही चीज़ याद करनी है जो आपका प्रीवियस ईयर आपको गाइड करता है। एंड देन आपको क्या करना है कि आपको घटना चक्र में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपको एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर लेने हैं। एंड देन आपको क्या करना है, मैपिंग करना है। मैपिंग के लिए खान सर इज़ द बेस्ट। उनसे बेहतर कोई मैपिंग मुझे नहीं लगता है कि मतलब पढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो फ़नी वे में अच्छा बता देते हैं। तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपके जो फेवरेट होंगे, जो आप जिसको जानते हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैपिंग करने के बाद आपको क्या करना है, घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। और जब आप इतना कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर A to Z क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट कर लेना। अटैम्प्ट तो क्या, अटैम्प्ट मैं नहीं बोलूँगी, उसको रट्टा ही मार लेना है। और आपका एक एक जो सेट प्रैक्टिस वो चलते रहना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। जब इतना आपका हो जाना है फ्रेंड्स, तो आपको लगेगा कि नहीं, मैंने वो जो मेहनत किया, मैंने जो वो टाइम दिया, वो मेरा सार्थक गया। जब आपके नंबर धीरे धीरे सेट में 50, 55, 60, 65, 75 ऐसे होते जाएंगे ना, तो आपको फिर मज़ा आने लगेगा और पढ़ने से कभी आप थकेंगे नहीं। तो ये रही मेरी स्ट्रैटेजी ज्योग्राफी के लिए। मैं आगे बात करूँगी पॉलिटी तो मैं यूँ बताऊँगी कि मतलब आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मतलब बहुत इजी है, इतना टफ भी नहीं है कि कई लोगों को अनुच्छेद याद नहीं होता है, कई लोगों को वो मौलिक कर्तव्य याद नहीं होते हैं। तो मैं उसके लिए भी बताऊंगी, जो मैंने अपने तैयारी के दौरान जो ट्रिक्स मैंने अपनाया था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत कीजिए। कोई होली, कोई दिवाली नहीं, बहुत सेलिब्रेशन आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अभी नहीं। पहले आप अभी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई नहीं पूछता है कि आपने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा। पूछेगा तभी जब आप सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो फिलहाल के इतना ही फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स में कमेंट कर बताइएगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके जो फ्रेंड हैं, जो साथी हैं, उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मैं किसी को हेल्प कर रही हूँ। और एक बात और फ्रेंड्स, कि आपके एग्ज़ाम में टाइम बहुत ही कम है, तो इसलिए टाइम वेस्ट ना करें। एकदम जितना आपसे हो सकता है 110% अपना एफर्ट लगा दीजिए। मतलब मान के चलिए कि दिस इज़ द लास्ट चांस फॉर यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।